साथियों, आज हम बात करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जो आपके इतिहास का पहला चैप्टर है। अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले राष्ट्रवाद की, कि राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद अर्थ समझे तो उसका अर्थ होता है अपने राष्ट्र के प्रति लगाव, यानी अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम भावना का विचार रखना, या राष्ट्रीय गीत राष्ट्रीय ज्ञान का सम्मान करना। हम बात करते हैं क्रांति की शुरुआत होती है फ्रांस से, जो हुई थी आपको पता ही होगा 1789 की क्रांति। तो हम सबसे पहली क्रांति याद करेंगे फ्रांसीसी क्रांति। उसके बारे में अगर हम पढ़ें तो उसमें 3 नारे महत्वपूर्ण थे। 1789 क्रांति में 3 नारे थे। कौन थे? पहला समानता, दूसरा स्वतंत्रता, तीसरा बंधुत्व। अगर समानता के अर्थ की हम बात करें तो इसका अर्थ होता है कि सभी कानून के समान है, किसी भी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर बात करते हैं स्वतंत्रता की, कुछ ऐसे अधिकार जिससे वह अपना विकास कर सके, इसे हम स्वतंत्रता कहते हैं। फिर बात करते हैं बंधुत्व अर्थ होता है प्रेम भावना के साथ आपस में मिलकर रहना, यानी सो एक साथ एक जैसे विचार रखे और अपने साथ रह सके, इसी विचारधारा को हम बंधुत्व कहते हैं। फिर आगे हम बात करें, फ्रांस में जो क्रांति हुई थी वह एक राजतंत्र के खिलाफ हुई थी। ये क्रांति राजतंत्र के खिलाफ हुई थी। उस समय उसका राजा था लुई 16। वहाँ का राजा कौन था? लुई 16 फ्रांस का उस समय राजा था। फ्रांसीसी क्रांति के बाद आए अगर बदलाव की हम बात करें तो ये क्रांति में कुछ विशेष प्रकार के बदलाव आए थे। वह बदलाव कौन से थे हम आपको बताएंगे। पहला बदलाव तो ये था कि पितृभूमि और नागरिकता की विचारधारा पर बढ़ावा दिया गया। जैसे हम मातृभूमि होती है हमारी, वैसे वहाँ में उनकी पितृभूमि होती है। इन जैसी विचारधारा को वहाँ पे बढ़ावा दिया गया था। अगर हम बात करें दूसरे विचार की कि दूसरा बदलाव क्या आया, तो नया फ्रांसीसी झंडा या तिरंगा चुना गया था। ये कुछ झंडा इस प्रकार था जिसमें क्रांतिकारी आपको दिख रहे हैं लिए हुए। इस झंडे का महत्व क्या था इनके लिए। तीसरा था स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिक के समूह द्वारा किए जाने लगा। उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया, यानी जो पहले चुनाव सक्रिय नागरिक नहीं करते थे वह सक्रिय नागरिक करेंगे। सभी नागरिकों लिए समान कानून व्यवस्था लागू की गई। इसमें ऊंच नीच का सब अंत खत्म कर दिए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए। जो आने लेने में सीमा पर शुल्क लेते उन्हें खत्म कर दिया गया। और अगला बदलाव था भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई, यानी जो वजन है वह सबका एक समान कर दिया। क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा दिया गया तथा फ्रांस भाषा को राष्ट्रीय भाषा बना दिया गया। ये क्रांति में कुछ इस प्रकार के बदलाव हुए थे। इसके बाद क्रांति जैसे ही आगे बढ़ी, वहाँ पे लोकतंत्र स्थापित हो गया था कुछ समय के लिए। फिर एक राजा या एक शासक उभर कर आता है, ठीक है, फ्रांस का, जिसके बारे में आप सभी ने नाम सुना होगा, जिसे हम कहते हैं नेपोलियन। नेपोलियन को हम नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से भी जानते हैं। ये एक युवा और जोशीला व्यक्ति था जिसने अपने बल पर उसने काफी तरक्की हासिल कर ली थी और वह राजा भी बन गया था। बात करें अगर हम नेपोलियन की, तो नेपोलियन ने लोकतंत्र को खत्म कर दिया था। वापस क्या ले, ये राजतंत्र लेकर आ गया। यानी जो फ्रांसीसी क्रांति से पहले था राजतंत्र, उसी को उसने वापस बेहाल किया, यानी उसे वापस उसने फ्रांस में लागू कर दिया। नेपोलियन की अगर सहायता की बात करें, जिसे हम सिविल कोड ऑफ 1804 कहते हैं, यानी नेपोलियन की सहायता के नाम से भी जानते हैं। नेपोलियन सहायता या 1804 की नागरिक सहायता, इन दोनों के नाम से हम इसे जानते हैं। इसमें 2 पक्ष थे, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक पक्ष। यानी हम पहले देखते हैं सकारात्मक पक्ष क्या था। सकारात्मक पक्ष की हम अगर बात करें तो पहला था जन्म पर आधारित विशेष अधिकार उसने समाप्त कर दिए। यानी जो किसी व्यक्ति को जन्म के आधार पर अधिकार मिलते थे उनको उसने समाप्त कर दिया। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा इसका सकारात्मक पक्ष क्या रखा था, उसने सामंतवादी व्यवस्था को खत्म कर दिया। यानी जो किसानों के बीच जो बिचौलिए हुआ करते थे, जो उनसे कर वगैरह लिया करते थे, उनको उसने समाप्त कर दिया। अब ऐसा उसने कुछ नहीं रखा। अगर हम बात करें आगे की, आगे उसने क्या रखा, तो आगे उसने तीसरे पॉइंट में लिखा कि कानून के समक्ष सब बराबर होंगे। यानी कानून किसी के लिए विशेष नहीं होगा, कानून के समक्ष सभी एक समान होंगे। फिर उसने संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बना दिए, यानी जिसकी संपत्ति है वह उसको सुरक्षित रख सकता है। और फिर उसने यातायात और संचार व्यवस्थाएं को सुधार
सुधारा गया, यानी इन पॉइंटों में। फिर उसने किसानों को भूदासत्व तथा जागीरदारी प्रथा से मुक्ति दिलाई। और एक इसमें विशेष बदलाव किया था नेपोलियन ने कि उसने, अगर हम बात करें आगे उसकी सेंसरशिप के बारे में आएगी हम, कि सेंसरशिप इसने क्या थी उसके बारे में हम भी देखेंगे। इस चैप्टर को हम पहला पार्ट और 2 पार्ट लेंगे। पहले पार्ट हम जितना हो सकता है उतना करेंगे। अब फिर हम बात करते हैं उसके नकारात्मक पक्ष की। कर में उसने वृद्धि कर दी, क्योंकि कर में इसलिए वृद्धि कर रहा था, उसे धन चाहिए था, और धन इसलिए कि वह पूरे यूरोप पर कब्जा करना चाहता था, इसलिए उसे धन की आवश्यकता थी, इसलिए उसने कर में भी वृद्धि की गई। और उसने क्या किया, उसने एक नियम ये भी लगा दिया गया कि सेंसरशिप कानून लेके आ गया था वह। सेंसरशिप कानून का अर्थ है कि समाचार पत्र बिना नेपोलियन की इजाजत के उसके खिलाफ कुछ भी नहीं छाप सकते, यानी अब जो भी वह छापेंगे न्यूज़ों में वह नेपोलियन के अधीन रहकर ही छापना उनको पड़ेगा, जो भी न्यूज़ दिखाएंगे। ये था सेंसरशिप कानून। फिर उसने फ्रांस सेना में जबरन भर्ती करने भी शुरू कर दिए। सेना में भर्ती इसलिए कर रहा था, मैंने आपको बता दिया कि उसकी जो विचारधारा थी वह पूरे यूरोप पर अधिकार करने की थी, इसलिए उसे सेना को भी बढ़ावा देना था, इसलिए उसने जबरदस्ती भर्ती करना शुरू कर दिया। इस चैप्टर में हम कुछ बिंदुओं पर हम बात कर सकें, जैसे कि राष्ट्रवादी विचारधारा क्या होती है, समानता स्वतंत्रता बंधुता क्या होती है, और कैसे कौन राजा था और नेपोलियन ने कौन से पक्ष रखे। ये था हमारा इस पार्ट का पहला चैप्टर। अगला चैप्टर हम जल्दी लेकर आएंगे। हम आपको अब लगातार आपके हिस्ट्री के जो किताब के जो चैप्टर हैं सारे हर एक पार्ट में लगातार देते रहेंगे। पहला पार्ट आपको कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं। अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।